हेलो स्टूडेंट्स, गुरु मंत्र आंसर राइटिंग में सबका स्वागत है। आज हम लोग आंसर राइटिंग कॉपी विश्लेषण करेंगे। आज का जो ये कॉपी है ये हमारे 67th के एक स्टूडेंट के रहे हैं, नीरज कुमार, जिनका कि बीपीएससी 67th में फाइनल रिजल्ट भी हुआ है। वे बीपीएससी 67th के द्वारा असिस्टेंट प्लानिंग ऑफिसर पद प्राप्त किए और आज उन्हीं का ये कॉपी है जिनमें हम लोग जानेंगे कि आंसर राइटिंग कॉपी में कि जब आंसर राइटिंग लिखते हैं तो हमें किन बातों पर ध्यान देनी चाहिए, उन सब बातों को आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत में मुख्यमंत्री के संवैधानिक स्थितियां और शक्तियों का वर्णन करते हुए व्याख्या करें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की संवैधानिक स्थिति बिहार के मुख्यमंत्री और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री से किस प्रकार भिन्न है। क्वेश्चन 3 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग क्या है कि भारत में जो मुख्यमंत्रियां होते हैं, भारत के राज्यों के, भारत में तो नहीं होते हैं, भारत के जो राज्य होते हैं, यानी कि भारत में जो मुख्यमंत्री, यानी कि संविधान में जो इसी सवाल को इस तरह से भी दिया जा सकता है कि भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री की स्थितियां और शक्तियां, या फिर इसी सवाल को ऐसे भी दिया जा सकता है कि भारत के राज्यों के मुख्यमंत्री के संवैधानिक स्थितियां और शक्तियां, कि तीनों ही प्रकार से आ सकते हैं, सवाल एक ही है। तो भारत में मुख्यमंत्री की संवैधानिक स्थिति यानी उनकी क्या स्थिति है और क्या शक्ति है, सबसे पहले इसको वर्णन करना है। ये एक क्वेश्चन का पहला भाग हो गया यहाँ तक। इसके बाद दूसरा भाग क्या है कि दिल्ली तुलना करना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की संवैधानिक स्थिति बिहार के मुख्यमंत्री और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री से किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ ध्यान रखिए, बिहार क्या है, एक पूर्ण राज्य है, बिहार पूर्ण राज्य है, जबकि दिल्ली और पुदुचेरी दोनों ही क्या है, दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ पे तुलना बिहार का नहीं हो रहा है, यहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री का तुलना हो रहा है बिहार के मुख्यमंत्री से पुदुचेरी, यानी कि दिल्ली जो कि खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ की विधानसभा है, उस राज्य वहाँ के मुख्यमंत्री की तुलना किससे हो रहे हैं, बिहार जो कि एक पूर्ण राज्य है वहाँ के मुख्यमंत्री से, और पुदुचेरी जो कि स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन वहाँ विधायिका है जैसे बिहार में है, तो वहाँ के जो मतलब मुख्यमंत्री है उससे हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट 1 मिनट के लिए सोच सकते हैं कि दिल्ली और पुदुचेरी दोनों तो केंद्र शासित प्रदेश है, तो स्थिति तो समान होगी। स्थिति समान नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ ये राष्ट्रीय राजधानी भी है। इस कारण ये केंद्र शासित प्रदेश में भी इनका एक अलग नेचर रखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे दिल्ली में जो पुलिस होते हैं, वहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो वहाँ के जो विधानसभा द्वारा जो चुने गए जो सरकार बनते हैं, उनका उस पर नियंत्रण नहीं होता है। यानी जैसे बिहार में जो पुलिस है वो बिहार सरकार का नियंत्रण होता है, बिहार के गृह मंत्रालय उनका नियंत्रण करते हैं। लेकिन दिल्ली का गृह मंत्रालय दिल्ली पुलिस को नियंत्रण नहीं करती है, बल्कि केंद्र सरकार की जो गृह मंत्रालय है वो करते हैं। ये इसका कारण होता है क्योंकि वो राष्ट्रीय राजधानी, वो हम लोग जब आर्टिकल 239 के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, 239A, और अभी जिसके कारण अभी हंगामा भी हुआ था इस साल, जो दिल्ली सरकार में का जो विधेयक जो संशोधित किया गया, जो दिल्ली का जो राष्ट्रीय राजधानी संशोधन अधिनियम आए थे, जिसको लेकर कि काफ़ी राजनीति है गरमाई थी, तो उस पर विस्तार से हम लोग जानेंगे। तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ज़रूर है लेकिन पुदुचेरी से ये डिफरेंट, इसलिए सवाल में 3 सवाल है। पहला, भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री की स्थिति को बताना, पहला पॉइंट ये है। दूसरा, दिल्ली यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश और राष्ट्र राजधानी दोनों ही है, और जिनके सीएम के जो पावर है उसकी पोजीशन को लेकर के पिछले कई सालों से लगातार विवाद हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामले जा रहे हैं और निर्णय आ रहे हैं, और केंद्र सरकार भी संसद में विधेयक ला करके नए विधेयक ला के या जो पुराने विधेयक में संशोधन करके दिल्ली में केंद्र की शक्ति को मजबूत बनाने का पूरा प्रयास रखती है। तो इसको लेकर के राजनीति विवाद हो रहे हैं लंबे समय से। तो उनके मुख्यमंत्री की संवैधानिक स्थिति किससे करना है, बिहार से मतलब है
एक पूर्ण राज्य, जरूरी नहीं हो सकता उत्तर प्रदेश भी दे से, हो सकता है आपको गोवा भी दे सकते हैं, हो सकता है उत्तराखंड भी दे दे, यहाँ बिहार से सिंबॉलिक है एक पूर्ण राज्य। और दूसरा पुदुचेरी, पुदुचेरी भी क्या है, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इनकी स्थिति दिल्ली से अलग है। जैसे यहाँ जो पुलिस है, वहाँ के पुलिस का नियंत्रण वहाँ के मुख्यमंत्री यानी वहाँ के जो गृह मंत्रालय है उन पर है। पुदुचेरी का जो गृह मंत्रालय है उस पर है, उसके अंदर में आते हैं वहाँ का पुलिस। दिल्ली में ऐसा नहीं होता है। तो इस वजह से दोनों केंद्र शासित प्रदेश होके भी अलग है। हो सकता है पुदुचेरी की जगह आपको एक और केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ की उसकी विधायिका है, विधानसभा है, वो है जम्मू कश्मीर। ये केंद्र द्वारा पारित है, लेकिन अभी तक इस यहाँ के विधानसभा का गठन हुआ नहीं है। तो सवाल कुछ भी आ सकता है घुमा करके। अब हम लोग इसके आंसर पे विश्लेषण करते हैं। इसका आंसर देखते हैं जो नीरज कुमार ने लिखे हैं। भारत में मुख्यमंत्री राज्य के जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के फलस्वरूप चुने गए प्रतिनिधि दल का नेतृत्व करता होता है। ठीक है, ये पॉइंट इनका सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो प्रतिनिधि दल का नेतृत्व करता होता है वो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, ये सरकार का होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं इसको ऐसे भी समझा सकता हूँ कि आज चुनाव हुआ बिहार में, और बिहार में चुनाव के बाद कोई ऐसा व्यक्ति भी सीएम बन सकता है जो बिहार विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए 2017 में जब आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश का शपथ लिए थे तो उस समय वह सांसद थे, बाद में वो विधायक चुने गए। उस शपथ लेते वक्त वह सांसद थे, विधायक वो नहीं थे, बाद में वो चुने। और ये कोई भी मुख्यमंत्री ही नहीं, कोई भी मंत्री बन सकता है संविधान के अनुसार। शर्त क्या है, 6 माह के अंदर, 6 मंथ के अंदर उसको क्या करना होगा, किसी एक सदन का सदस्यता लेना होगा, नहीं तो उसको अपने पद से मुक्त होना पड़ेगा। कंडीशन है, लेकिन बन तो सकता है। इसलिए ये प्रतिनिधि दल का नेतृत्व करता नहीं, ये बिहार राज्य के कार्यपालिका का, जो राजनीतिक कार्यपालिका है, जो बिहार सरकार है यानी उस राज्य की सरकार है, उनका वो हेड होगा, ना कि विधायिका का। क्योंकि प्रतिनिधि दल का से तात्पर्य हो गया विधायिका। जो प्रतिनिधि दल की जब हम बात कर रहे हैं, ये विधायिका का, और मुख्यमंत्री का कार्यपालिका से संबंध है, ना कि विधायिका से। जब विधानसभा के अंदर जा रहे हैं, जैसे अगर अभी जब मुख्यमंत्री जब विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हैं तो वो विधानसभा अध्यक्ष के अकॉर्डिंग चलते हैं। उन्हें भी जो वहाँ के जो विधानसभा का जो स्पीकर है उनके अकॉर्डिंग चलना है। वहाँ वो कुछ नहीं, वहाँ सिर्फ एक विधायक है और वह सरकार का मुखिया है, और उसकी वो जवाबदेही है सरकार के मुखिया होने के नाते कि वो विधायिका के जो सदस्य है, जो विधायिका को वो जवाब दे, विधायिका के समक्ष अपने कार्यों को स्पष्ट करे। वो कोई विधानसभा के अंदर वो केवल एक विधायक है और सरकार का मुखिया। विधानसभा का नेतृत्व करता कौन होता, प्रतिनिधि दल का नेतृत्व करता अगर कोई होंगे तो वो विधानसभा अध्यक्ष होंगे यानी स्पीकर होंगे। तो ये पॉइंट इनका गलत है। आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि ये एक स्टूडेंट जो कि चयनित हो चुके हैं उनके भी आंसर राइटिंग में गलतियाँ निकल रही। यहाँ ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट जो ये अपने आप में टूट जाते हैं कि आंसर राइटिंग नहीं होता या होने के बाद गलत हो जाता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो ऑफिसर चुने जा चुके हैं उनकी पहली ही लाइन में गलतियाँ निकल चुकी हैं। इसलिए किसी भी स्टूडेंट को हतोत्साहित होने का, डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। इस गलती के बाद भी ये स्टूडेंट ऑफिसर बने, तो ये एक प्रमाण है कि आप अगर मेहनत करते तो आपकी गलतियाँ अपने आप समाप्त होगी और आप ऑफिसर के लिए अपने आप को एक दावेदार बना सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। राज्य में कार्यपालिका की शक्ति संवैधानिक रूप से राज्यपाल में निहित होती, बिल्कुल सही पॉइंट है, परंतु वास्तविक रूप में उस शक्ति का प्रयोग मुख्यमंत्री ही करते, ये भी बिल्कुल सही बात है। राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति प्रकृति में लगभग वैसी ही होती है जैसे कि केंद्र में प्रधानमंत्री की होती, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ध्यान रखें, लगभग शब्द बहुत मायने रखता है। अगर ये लगभग शब्द नहीं लगाते तो ये लाइन इनका पूरी तरह से फिर गलत हो जाता। क्योंकि ये लगभग शब्द है, इसी वजह से ये लाइन इनका यहाँ पर वेरीफाई कर रहे हैं।
तो एक शब्द पूरा का पूरा आपका सेंटेंस को, पूरा आंसर राइटिंग को क्या कर सकता है, बदल सकता है, उसका अर्थ को बदल सकता है। यहाँ स्टूडेंट को इसलिए एक एक शब्द पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है आंसर राइटिंग में। अब देखते हैं इसकी पॉइंट्स, क्योंकि एक एक से लाइन पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा टाइम लगेंगे, तो हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं। जैसे ये भारत में मुख्यमंत्री की संवैधानिक स्थिति की बात की है, तो फिर ये रिपीटेड कर रहे, वास्तविक रूप में संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और निर्वाचन के लिए किसी विशेष प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, परंतु अनुच्छेद 163 में अंकित है। अंकित के जगह अगर ये वर्णित शब्द करते, क्योंकि अंकित शब्द गणित के लिए ज़्यादा बेटर होता है, यहाँ वर्णित करते तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है कि राज्य में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती, जो सामान्यतः बहुमत प्राप्त दल का नेता होता। देखिए अगर ये पैराग्राफ चेंज कर देते, जैसे यहाँ से ये अनुच्छेद 164 से ये पैराग्राफ चेंज कर देते तो और बेटर हो जाता है। ये मुख्यमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य मंत्रिपरिषद के संदर्भ में, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन कर दिए हैं। राज्यपाल के संबंध में, राज्य विधानमंडल के संबंध में, अन्य अवशिष्ट संख्या, ये बेटर, ये यहाँ पर इनका ये बहुत बेहतर तरीका है, ये स्टूडेंट इनसे सीख ले सकते हैं कि इस तरीके से चार्ट भी बनाना चाहिए ताकि चेक करने वाले आपके विजन को समझने में आसानी हो, क्योंकि जो कॉपी चेक करते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं कि वो एक एक लाइन पढ़े। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में इन्होंने वर्णित कर दिया है कि होते हैं और उनके ही सिफारिश के आधार पर होता है, ये भी सही है। राज्यपाल के भी देखिए संबंध में इन्होंने कर दिया है कि राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री का प्रमुख कार्य क्या होता है, कार्य एवं प्रशासन के बारे में राज्यपाल को सूचित करना तथा मांगे जाने पर सूचना देना, महत्वपूर्ण अधिकारियों तथा महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, निर्वाचन के अध्यक्ष एवं सदस्य आदि के नियुक्ति में भी राज्य मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह देता है। राज्यपाल की अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष मुख्यमंत्री किसी विषय को पुनर्विचार के लिए प्रस्तुत कर सकता है। राज्य विधानमंडल के संबंध में, जो कि पहले भी हम लोग चर्चा कर सके हैं, और उसके बाद अन्य अवशिष्ट शक्तियाँ, यानी कि अब वो सारी चीज़ें जो बच गए उनको इन्होंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है, एक लाइन से इन्होंने कर दिया। यहाँ पर एक और मिस्टेक, यहाँ पे ये ABCD के जगह क ख ग घ लेके चलते, चूँकि आप हिंदी मीडियम में लिख रहे हैं तो ये ज़्यादा बेटर होता है। अब देखते हैं संघ शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री की संवैधानिक शक्ति। यहाँ पर इन्हें तुलना करना था, लेकिन इन्होंने क्या किया, संघ शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री की संवैधानिक शक्तियों का वर्णन कर दिया। जबकि क्वेश्चन अगर हम देखें तो वहाँ ऐसा नहीं था कि राज्य और संघ के मुख्यमंत्री में डिफरेंट पूछा गया, दोनों के बीच पूछा गया है। एक राज्य से भी पूछा गया और एक केंद्र शासित प्रदेश की भी तुलना किया गया, तो इस वजह से यहाँ पर इनका ये मिस्टेक रहा। खैर इनका मिस्टेक अब कोई मायने नहीं रखते हैं, इनका फाइनल रिजल्ट हो चुका है, ऑफिसर बन चुके हैं, लेकिन इनकी गलतियों से हम लोग सबक ले सकते हैं, जो आने वाले स्टूडेंट है वो सबक ले सकते हैं और ये भी सीख सकते हैं कि आपकी आंसर राइटिंग में जो शुरुआती दिनों में जो गलतियां होती है उनको लगातार प्रयास करके सुधारा जा सकता है और आप सफल हो सकते हैं, वहाँ डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने संघ शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में बहुमत प्राप्त दल का नेता नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती, जबकि पूर्ण राज्य में यह नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ठीक है। पूर्ण राज्य की तुलना में संघ शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास सीमित शक्तियाँ होती है कि विभाजन जनता मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल के मध्य होता है, सही बात है। इसी को लेकर तो दिल्ली में विवाद है, कुछ शक्तियां उपराज्यपाल के पास है, कुछ मुख्यमंत्री के पास। मुख्यमंत्री उपराज्यपाल की शक्तियों पर हस्तक्षेप करता है तो कभी उपराज्यपाल मुख्यमंत्री की शक्तियों पर हस्तक्षेप करता है। उपराज्यपाल अपना कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिखाता है तो मुख्यमंत्री कहता है कि भाई हम पब्लिक द्वारा चुने गए हैं, हालांकि कोर्ट भी इस चीज़ को जाहिर किया, लेकिन केंद्र राष्ट्रीय राजधानी का सुरक्षा देते हुए इसको मतलब संशोधन कर दिया। और कुछ कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी अपने जगह सही है, उनका भी तर्क सही है और राज्य सरकार का भी सही है। और चूंकि कोई भावनाओं में बह के बात कर रहे हैं और कोई तर्क से बात कर रहे हैं और वास्तव में दोनों ही अपनी सिर्फ शक्तियाँ दिखाना चाह रहे हैं, जिसमें बेचारा दिल्ली पीसा जा रहा है। तो अब जैसे कि यहाँ पर दे दिए, ठीक है,
प्रशासन की जिम्मेदारी राष्ट्रपति में निहित होने का विशेष परिस्थिति आपातकाल के में संघ राज्यों के मुख्यमंत्री की शक्ति और भी कमजोर हो जाती है। वर्तमान परिदृश्य में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल की शक्तियों एवं हस्तक्षेप के खिलाफ मुखर रूप से आवाज़ उठा रहे हैं। वर्तमान समय में मुख्यमंत्री इतना ओपनली लिखने की ज़रूरत नहीं थी, इतना नाम लेकर के यहाँ सीधा दे सकता है कि इसका वर्तमान समय परिदृश्य में दिल्ली को इसको उदाहरण के तौर पे समझा जा सकता है। इतने ओपन लिखने की ज़रूरत नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेके, किसी पार्टी का नाम लेकर के इस तरह से आंसर राइटिंग में ये सब ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर सिंपल एक लाइन यूज किया जा सकता था कि वर्तमान परिदृश्य में दिल्ली इसका सबसे बेहतर उदाहरण है। शॉर्ट में कॉपी चेक करने वाले जान रहे कि आपके पास नॉलेज है, तभी आप पीटी पास करके मेंस आए, तो ज़्यादा नॉलेज दिखाने की वहाँ ज़रूरत नहीं है, आपको शॉर्ट में निकलना है अपने विजन को दिखाते हुए। और दूसरा इसका ये जो सेकंड वाला पार्ट है, जो कि क्वेश्चन पहले ही बोले थे कि 3 पार्ट में है, पहला पार्ट इसका सही रहा, लेकिन जो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट है वहाँ गलत रहा। इनको यहाँ तुलना करना था, जैसे दिल्ली और बिहार के मुख्यमंत्री की तुलना में, तो भाई दिल्ली और बिहार के इसमें क्या हो जाता है, सबसे पहले शपथ को लेकर के हो जाता है। पुलिस बल, पूर्ण राज्य में पुलिस बल राज्य सरकार के हाथ में होती है, जो कि केंद्र शासित दिल्ली में नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं, दिल्ली में नहीं है, ध्यान देने की बात है, दिल्ली में नहीं है। उसके बाद जो बजट खर्च भी होता है राज्य सरकार के पास, इनका ओपन होता है, ये अपना बजट जितना चाहे कर सकते हैं, अपने मतलब राजकोष से जितना खर्च चाहे कर सकते हैं, दिल्ली को ये अनुमति नहीं है। उसके बाद आपको जो यही चीज़ पुडुचेरी के साथ भी है, पुडुचेरी की भी तुलना में इसकी शक्तियाँ कुछ कम हो जाती है। तो अगर आपको विशेष इसके बारे में जानना है तो आप हमारे जो एप्लीकेशन है gurumantra.online, जो हमारे एप्लीकेशन होते हैं gurumantra.online हमारे एप्लीकेशन है, ये आप देख सकते हैं gurumantra.online। यहाँ आपको एक नोट्स मिलेंगे लाइब्रेरी में, केंद्र शासित प्रदेश, नोट्स का नाम ही है केंद्र शासित प्रदेश। इसमें आपको पूरा विस्तार से जानकारी मिल जाएंगे कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, उनका संवैधानिक स्थिति, फिर केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली की संवैधानिक स्थिति, पुडुचेरी और दिल्ली में क्या अंतर है, दिल्ली की में और पूर्ण राज्य की जो शक्तियां हैं, मुख्यमंत्री की शक्तियां क्या अंतर है, वो इस नोट्स में पूरा मिल जाएंगे। या फिर आप हमारे एप्लीकेशन के लेक्चर में जाकर के इससे रिलेटेड क्लास भी ले सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि अगर मैं अभी यहाँ विस्तार से बताना शुरू करूँगा तो पूरा करीब ये 2 घंटे की क्लास है। तो जिस विषय पर जिसको लेकर के ये चलाया गया है क्लास, उससे हम लोग भटक जाएंगे। यहाँ हम लोग मुख्य रूप से हम लोगों का ये देखना है कि आंसर राइटिंग में क्या गलतियाँ नहीं करना। तो सबसे पहले गलती क्या नहीं करना है, तो आपका स्टार्टिंग तो आपको पूरा कोशिश करना है कि भूमिका शॉर्ट हो, तो इनका शॉर्ट है, लेकिन गलती ना हो, ये पहले ही लाइन में गलती कर दी है, क्योंकि आप फर्स्ट लाइन में ही अगर आप गलती जा रहे हैं तो चेक करने वाले की नज़र में आपका इंप्रेशन डाउन होता है। दूसरा, प्रश्न को अच्छे से समझना, आप जैसे और उसको देखना कि प्रश्न कितने भागों में विभाजित है। तो यहाँ प्रश्न 3 भागों में विभाजित थे। इन्होंने पहला भाग तो बहुत सही से आंसर लिखा, लेकिन जो दूसरा और तीसरा भाग था वहाँ पर वो गड़बड़ा गए, वहाँ वो क्वेश्चन समझने में गलती कर गए। यहाँ इन्होंने क्या किया, एक केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और एक पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री का तुलना कर दिया, जबकि सवाल ये था ही नहीं। सवाल यहाँ दोनों में से था कि दिल्ली जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, राष्ट्रीय राजधानी भी है, उनकी तुलना एक पूर्ण राज्य से भी थी और एक केंद्र शासित प्रदेश से भी थे, तो जिसमें कि ये मिस कर गए दूसरा और तीसरा भाग में। तो अगर इस क्वेश्चन में अगर मैं जो मार्क्स पहले दे भी चुका हूँ और अभी मैं दूंगा, तो यहाँ मैं दूंगा 10 में से 3 नंबर, ठीक है। हालांकि अब इसको 3 दूँ 6 दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये जिस स्टूडेंट जो नीरज कुमार, जो हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं थे, अभी भी है, ऑफिसर बने वो बिहार सरकार के लिए, हमारे लिए स्टूडेंट ही हैं। तो नीरज कुमार का ये कॉपी है, जो कि बीपीएससी 67 में फाइनल रिजल्ट सिलेक्शन हो चुका है, वो असिस्टेंट प्लानिंग ऑफिसर बने हैं। तो इसलिए अब मैं इसे 3 नंबर दूं 4 नंबर दूं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन यहाँ एक चीज़ सीखने को है कि जिनका भी फाइनल रिजल्ट हुआ है उनकी भी कॉपियाँ में गलतियाँ, वो भी गलतियाँ करते थे, वो भी सीखने के दौरान गलतियाँ करते थे, लेकिन निरंतर प्रयास से, रेगुलरिटी से उन्होंने अपने गलतियों को कम किया या अपने गलतियों में सुधार किया, जो भी आप कह सकते हैं। इसलिए कभी भी स्टूडेंट को अगर आंसर राइटिंग नहीं हो रहा है या गलतियां हो रही है, आप प्रश्नों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि
उसके पीछे समय देने की ज़रूरत है। एक अच्छी रणनीति के साथ समय देने की ज़रूरत है। हम लोग अगले क्लास में फिर अगली कॉपी पर विश्लेषण करेंगे।